अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक बड़ा हसास मसला लेकर हाजिर हुए हैं। तारकीन पाकिस्तान जो हैं उनकी ड्यूल नेशनैलिटी का इशू है और पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि तारकीन वतन जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनके पास दोहरी शहरियत है तो उन्हें पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान में कोई भी बड़ा सरकारी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए या नहीं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों के कंसर्न हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूके से बैरिस्टर अमजद साहब, दुबई से मियां मुनीर खान साहब और पाकिस्तान से बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब। हम इनसे सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये जो मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है। क्या ये मसला ही रहेगा या इसका कोई रुख जो है वो कोई मुस्बत जो है जानिब में आगे बढ़ेगा। इस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर अमजद साहब से कहूंगा कि वो इस पर जरा रोशनी डालें और ये बताएं हमें कि ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या कंसर्न है। वो कहते हैं कि ये जो दोहरी शहरियत है कानूनी भी है और गैर कानूनी भी है। इसकी जरा हमें थोड़ी सी तफसीलात बताएं ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आपका और पैनलिस्ट का। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि दोहरी शहरियत गैर कानूनी नहीं है। आप दोहरी शहरियत रख ही नहीं सकते जब तक दो मुल्क आपस में कोई मुआहदा ना करें जिसके तहत आप पाकिस्तान का और उस मुल्क का पासपोर्ट या शहरियत रख सके। सो ये आप ज़हन से निकाल दें कि दोहरी शहरियत खुदा ना खास्ता को गैर कानूनी कदम है जो कि तारकीन वतन जो है दूसरी शहरियत इख्तियार करते हैं। हमारे गल्फ के भाई जो हैं वहां दोहरी शहरियत की बादियुल नजर में बड़े तौर पे इजाजत नहीं है। कुछ लोगों की है लेकिन नॉर्मली वो इजाजत नहीं देते पासपोर्ट होल्ड करना, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी। लेकिन बरतानिया, अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, चाहे बाय बर्थ है, चाहे बाय इमिग्रेशन है, चाहे बाय अडॉप्शन है। तो ये पहले तो ये क्लियर कर लें कि ये गैर कानूनी कदम है। अब पाकिस्तान में दो तीन मसले हैं। एक तो दोहरी शहरियत वाला बैरून मुल्क सकूनत पजीर है इसलिए वोट का उसका हक नहीं बनता। उसमें है नहीं इख्तियार, अभी वो बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी है नहीं। वो जब तक पाकिस्तान में आके अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनाता तो उसको वो समझते हैं कि बैनुल अक़वामी जगह पे सकूनत पजीर है तो उसको वो हक नहीं। दूसरा, उसको पार्लियामान में जो आर्टिकल 63, 62, 63 का जिक्र, तो उसमें 63(1)(c) के तहत एक शिक रखी गई है कि अगर आप पाकिस्तानी शहरियत छोड़ देते हैं और दूसरी शहरियत इख्तियार कर लेते हैं तो आप मेंबर पार्लियामेंट बनने के अहल नहीं है। वो ये शिक है जिसकी वजह से वो सियासी ओहदा नहीं रख सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कैबिनेट में नहीं जा सकते। लेकिन अब जो आजकल जो ज़ेरे बहस मामला है वो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का। उसमें कानून जो है वो वाज़े नहीं है, मुबम है। आप फेडरल मिनिस्टर के बराबर का ओहदा, एडवाइजर का ओहदा नहीं रख सकते क्योंकि फेडरल एडवाइजर जो है वो 5 की इजाजत है, तो वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर ओहदा है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होना चाहिए, तभी बैनुल अक़वामी लोग एडवाइजर नहीं बनते। दो हमारे मुल्क में शौकत अजीज साहब और मोइन कुरैशी डायरेक्ट वजीर आजम बने हैं, लेकिन बादियुल नजर में वो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर में लकूना है। साकिब निसार साहब ने भी जुल्फी बुखारी के केस में कहा था कि इसमें जामे कानून साजी होनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि इसके जामे कानून साजी होनी चाहिए। जो वीकनेस है कानून की उसको खत्म करें। जो बैरून मुल्क से शहरी आप लेते हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि मसलन वो अगर नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर है तो सिक्योरिटी कंपनी ना चला रहा हो, उसका मफादात का टकराव ना हो, उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, उसका FBR में रिकॉर्ड हो, उसके एसेट्स की लिस्ट शाया हो, उसकी शहरियत आवेज़ा हो, पता हो। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर रूल बनाए कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को आपने किस तरह हुकूमत में लेना है, क्या कदगन है जो उसके ऊपर होगी, क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये अभी पार्लियामेंट का करने का काम है। हर चीज हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसके ऊपर मीनिंगफुल, बामानी और बामकसद लेजिस्लेशन करे ताकि तारकीन वतन का जायज मुताबिक अभी एड्रेस हो। और कोई बंदा बाहर से आगे पाकिस्तान की अगर खिदमत करता है तो वो असासों में 200% का ना हो, करप्शन ना हो, और वो रिकॉर्डेड हो, और वो मुल्की सलामती के मामलात में
کوئی پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ میرا انٹر ہے. اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو مکمل طور پر حقوق حاصل ہونے چاہیے. اگر ان کی دوہری شہریت ہے وہ پاکستان میں الیکشن لڑ سکتے ہیں, کوئی سرکاری عہدہ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کی نظر میں؟ جی شاہد نذیر چودھری صاحب تھینک یو. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو پوائنٹ ماشاءاللہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں ان پہ بات کرتا ہے اور ان کو پاکستان میں گورنمنٹ کے سامنے اور ہر جگہ پر اٹھاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے اردو پوائنٹ کی. اس کے لیے ہم اردو پوائنٹ کے شکر گزار ہیں. دیکھیں جو ایک تو جیسے ابھی بریسٹر امجد صاحب بات کر رہے تھے کہ دوہری شہریت میں فرق ہے. دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ان کی اجازت ہے کہ وہ دو ملک جو ہے دونوں کی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. دنیا میں اس ٹائم 19 کے قریب جو ملک ہیں جو دوہری شہریت جو پاکستانی قانون کے مطابق ان کی ہے, ان کے حقوق اور طرح ہونے چاہیے, اور جن کی اجازت کے بغیر دوہری شہریت کہیں کوئی ہے تو ان کے لیے اور چیزیں ہونی چاہیے. یہ فرق اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ اب نہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بات ہوتی ہے, نہ عدالتوں میں کوئی اس پہ بات ہوتی ہے, اور نہ اوورسیز کے جو ایشو اٹھاتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ فرق ہے کہ جن ممالک کو گورنمنٹ پاکستان میں, دنیا میں صرف 19 ملک ہے, لاسٹ میرا خیال ہے بحرین تھا گلف میں, تو جس کو یہ ہوا معاہدہ کچھ سال پہلے, تو ان کے لیے تو ساری چیزیں ویسے ہی ہونی چاہیے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی پاکستانی کو حاصل ہے. لیکن جو بلکہ میں کہوں گا کہ جو میری انفارمیشن ہے کہ پہلے بھی جن کے معاہدے کے بغیر ہیں ان کے حقوق باقاعدہ وزارت داخلہ ایک لیٹر لگا دیتی ہے کہ یہ اب پاکستانی نہیں ہے, ان کی نیشنلٹی آٹومیٹک پاکستان کی کینسل کر دی جاتی ہے. اور جب نیشنلٹی کینسل ہو گئی تو پھر ان کے کون سے حقوق اور کون سا انہوں نے پاکستان میں پھر الیکشن لڑنا ہے یا ووٹ ڈالنے ہیں یا کسی طرح بھی آنا ہے. لیکن جو ملکوں کے ایگریمنٹ ہیں پاکستان کے ساتھ, ان کو نہ صرف ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے بلکہ ان کو پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے, ایڈوائزر بھی بننا چاہیے, منسٹر بھی بننا چاہیے, اور وہ سارے حقوق ان کو ہونے چاہیے جو کسی بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے شہری کو ہیں. کیونکہ یہی پاکستانی جو ہے اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ ان کے دل جو پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ہر معاملے میں آگے بڑھ کر آتے ہیں. اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کیونکہ اپنے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اپنی بے شمار تقریروں میں یہ بار بار کہتے رہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کیوں پارلیمنٹ کے اندر ہے, کیوں ایڈوائزر ہیں, ان کو کیا رائٹس ہے. حالانکہ وہ سب کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈز وغیرہ تو لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ وہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں پہ تنقید کرتے ہیں, جو کہ اب اسی وجہ سے یہ ایشو بنا ہوا ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں جن ممالک کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان کے ایگریمنٹ ہیں کہ وہ دو نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں, ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن میاں صاحب جو جن کے پاس دوہری شہریت ہے, دو ملکوں کے درمیان معاہدے بھی ہیں, میرے خیال وہ لمیٹڈ ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر پابندیاں ہوں گی, دوہری شہریت بھی ان کے پاس ہوگی, تو سیاست میں تو وہ پھر بھی حصہ نہیں لے سکیں گے. نہیں شاہد صاحب, معاہدے تو ممالک کے ساتھ دو بریسٹر صاحبان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس پہ بہتر بات کر سکے شاید. لیکن میں جو سمجھتا ہوں, میں اوورسیز پاکستانیوں کی کیونکہ بے شمار تنظیموں میں نمائندگی کرتا ہوں, تو میں اس حوالے سے جو میری معلومات ہیں, اور میں جب او پی ایف میں بھی رہا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان کے معاہدے ہیں وہ تو ہیں اسی لیے کہ ان کو پورے حقوق ہے پاکستان کے اندر. اور بلکہ جب او پی ایف میں تھا 2012-13 میں, تو ہم نے باقاعدہ اس پہ ایک بہت کام کیا تھا کہ ووٹنگ رائٹس کے لیے اس کو مکمل کر دیا تھا, جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھیج دیا تھا کہ اس کو فائنل کر کے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ بھی دیے جائیں. لیکن اس پہ بعد میں عمل نہیں ہوا اور بہانے بنائے گئے کہ گلف ممالک میں کچھ اور ایشو ہے. حالانکہ گلف ممالک میں بھی پہلے ووٹنگ ہو چکی ہے. جنرل مشرف کے دور میں ریفرینڈم جب ہوا تو دبئی میں بھی لوگوں نے ووٹ ڈالے اور سعودی عرب میں بھی ڈالے, اور سب جگہ پہ یو ای کے اندر امبیسیز اور کونسلیٹ اور گلف ممالک میں
वोट डले। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना सिर्फ वोटिंग राइट्स होने चाहिए बल्कि पार्लियामेंट में उनके लिए तो मैं कहूँगा स्पेशल कुछ सीटें होनी चाहिए जो उनकी नुमाइंदगी जो है खुद ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करे। उसके लिए तरीकाकार बनाया जा सकता है कि आप गल्फ ममालिक से किसी को लेंगे कितने लोग, आप अमेरिका से लेंगे, आप यूरोप से कितने लोग लेंगे। तो ये पार्लियामेंट को चाहिए कि अब इस पे बाकायदा कानून साजी करे कि इसको एक हतमी शक्ल दे दी जाए कि जो ममालिक के साथ मुआहदे हैं वो तो सब में शामिल है और जो नहीं है वो तो नेशनलिटी वैसे ही छोड़ चुके हैं। तो दुनिया में सिर्फ 19 मुल्क है जिनके मुआहदे पाकिस्तान के साथ है कि 2 नेशनलिटी रख। ये ठीक हो गया। अच्छा, वकास अब्रेज साहब हमारे साथ हैं, ये बहुत गर्मा गर्म इस मौजू पर गुफ्तगू किया करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वकास साहब क्या बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो $25 बिलियन जो पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होती है, इसके अलावा बहुत सारे फंड्स भेजते हैं, उन्हें हम मुआहिदे करने के बावजूद भी हम मुकम्मल सियासत में आने का इख्तियार नहीं देते और उनके हकूक पूरे नहीं करते। आप क्या कहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है? क्या उनके खयानतदार होने का मसला है या उनकी वफादारी पर शक है? अगर वफादारी पर शक है तो फिर उनसे हम इतने रेमिटेंस क्यों लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ड्यूल नेशनलिटी पे बात करना चाहूंगा दैट दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द ले पर्सन। एक ले मैन है, एक कॉमन पर्सन है, उसके लिए तो कोई कदगन नहीं है कि वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकता। ये जो कदगन आयत की गई या पाबंदी आयत की गई आर्टिकल 61C के अंदर, जी आवाज आ रही है इनकी? अच्छा, आर्टिकल 61C में जो पाबंदी आयत की गई, ये हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस पे पाबंदी आयत की गई कि कोई भी शख्स जो है वो चाहे नेशनल असेंबली से है चाहे वो सेनेट से है, अगर वो ड्यूल नेशनलिटी ऑप्ट करेगा एट द सेम टाइम ही विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो पाबंदी आयत की गई है ये हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन पे है, इसके अलावा कोई किसी ले मैन पे या कॉमन पर्सन पे आयत नहीं की गई। जहां तक इस चीज का सवाल है कि चूंकि वो पार्लियामेंट के अलावा वकास साहब, पार्लियामेंट के अलावा भी दोहरी शहरियत वाला ना फौज में जा सकता है ना कोई और सरकारी ओहदा रख सकता है, सरकारी मुलाजमत। मैं लेमैन की बात कर रहा हूँ, लेमैन की बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक कॉमन शहरी पाकिस्तान का उस पर ये पाबंदी आयत नहीं है। कोई स्पेसिफिक जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आर्म फोर्स से रिलेटेड है, हमारी जुडिशरी से रिलेटेड है या हमारे जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन, उन पे तो ये कदगन है, लेकिन जो आम शहरी है उस पर यह कदगन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारे मुल्क में 2 दिन से गुज़िश्ता एक बहस चल रही थी कि आया कि जो हमारे एडवाइजर्स थे और हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं जो कि बैरून मुल्क में रहने वाले थे, ओवरसीज थे, ड्यूल नेशनैलिटी थी, क्या वो इस मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाएंगे और वफादारी निभाएंगे जिस तरह हमारा 1951 का सिटीजनशिप एक्ट है, जो आपने भी स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि किस चीज पे एतराज है, उनकी वफादारी पे एतराज है। 1951 का जो एक्ट है लेटर ऑन 4 से 5 दफा उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई, उसमें ये लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो कि दूसरे मुल्क की वो शहरियत लेता है, डेफिनेटली उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क ऑप्ट करते हैं उसकी वफादारी से रिलेटेड। और ये लोग जो स्पेशली हमारे एडवाइजर्स हैं, ये लोग जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली जिनका काम पार्लियामेंट में है, कबीना से रिलेटेड है और इस मुल्क के अहम तरीन मामलात पे असरअंदाज होते हैं, अगर ये दोहरी शहरियत रखेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह बैरिस्टर अमजद साहब ने बात की, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मफादात का टकराव है कि अगर नदीम बाबर साहब, अगर इनका पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई कंसर्न या कोई मुफाद है, तो अगर आप इनको स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर ने असिस्टेंट बनाया इस चीज से रिलेटेड, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस पर असरअंदाज होगा। जैसे कि पहले हुक्मरान जो हमारे खलीफा वक्त थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जब वो खलीफा वक्त बने, हुक्मरान बने, तो उन्होंने अपने आप को उस कारोबार से अलहदा किया। वो क्यों अलहदा किया कि आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपका बतौर हुक्मरान या किसी आम ओहदे पे होना किसी दूसरे शख्स के बिजनेस को जो है वो मुतासिब ना करे। इसी तरह हमारे जो एडवाइजर्स हैं, इन पे आयन में किसी भी शिक में ये पाबंदी नहीं लगाई गई, ना हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स को, कि आप अपना कारोबार छोड़ दें, आप अपना कोई प्राइवेट बिजनेस ना करें। लिहाजा जब ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं या एडवाइजर्स हैं, ये अपने प्राइवेट बिजनेसेस भी करते हैं और इन बिजनेस की वजह से, अपना अहम तरीन ओहदा रखने की वजह से या प्राइम मिनिस्टर के साथ जाती रिलेशंस की वजह से या खास
मुकाम रखने की वजह से ये लोग अपने बिजनेसेस में मुफाद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। लिहाजा जो दोहरी शहरियत का जहां पे प्रिंसिपल हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन पे आयद किया जाएगा, एट द सेम टाइम दे मस्ट बी इम्पोज्ड एंड इन्फ्लिक्टेड अपॉन दोज अदर्स पीपल जो कि हमारी कैबिनेट से रिलेटेड हैं और स्पेशली हमारे एडवाइजर्स हैं। मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जो एडवाइजर्स हैं, आया कि हमारे आइन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो कबीना की मीटिंग्स को शेयर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिकल 57 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो उनको ये राइट देता है टू राइट टू सिट एंड स्पीक इन द पार्लियामेंट। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आप पार्लियामेंट में उन्हीं लोगों के जो मुंतहिब लोग जिन कुर्सियों पर बैठते हैं, जहां पे बोलते हैं, लोगों के हकूक की बात करते हैं, जब आप वो इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं, वो राइट्स एंजॉय करते हैं, तो फिर क्यों ना आप पे भी वही चेक एंड बैलेंस इंपोज किया जाए। आप भी कोई प्राइवेट बिजनेस ना करें, आप भी ड्यू नेशनैलिटी ना रखें। कल को अगर इनकी हुकूमत कोलैप्स करती है या दूसरे लोगों के खिलाफ केसेस बनते हैं, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे, अपना ब्रीफ केस लेंगे और ये बैरून मुल्क जा बैठेंगे। जिस तरह एक गुज़िश्ता वीक एक पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है कासिम खान साहिब, उन्होंने भी इसी चीज पे एतराज किया। अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीज को उन्होंने कहा कि ये जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे एडवाइजर्स हैं, ये तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन हैं उन पे हावी नजर आते हैं, और जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, वो मैंडेट है, जो वोट्स हैं, वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, वो हम इन लोगों को नहीं देते, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। और ये हमारी नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हो, और जरूरी है कि अगर वो स्टेट के बिजनेस को गवर्न करने के लिए स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत पड़े वो रखें, लेकिन एट द सेम टाइम उनके साथ से भी डिक्लेयर। वकास साहब बात सुने, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर हम इतराज करते हैं दोहरी शहरियत रखने वालों की वफादारी पर, एक सवाल उठ रहा है कि वो अगर उनकी दोहरी शहरियत है, इस वजह से उन्हें पाकिस्तान में कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जा सकता सियासी तौर पर, लेकिन कहीं वो गड़बड़ ना कर दें, तो क्या अभी जो आपका सेटअप है या पिछले कई दहाइयों से चल रहा है जिसमें करप्शन अरूज पर है, यही वो पॉलिटिशियंस हैं, यही वो वजीर आजम हैं जो जिनके पास जो है दोहरी शहरियत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। ये तो करप्शन भी करते हैं, इन पे गद्दारियों के केस भी हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है कि उनको हम इस वजह से नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके पास दोहरी शहरियत है, हो सकता है वो ज्यादा मुहब्बे वतन हो, लेकिन यहाँ जो जिनसे हम हलफ भी लेते हैं, हलफ लेते हुए भी तो यही बातें की जाती हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का ये सियासी कल्चर नहीं है? देखिए जी, हमारे सियासी कल्चर में हमारे जितने भी गुज़िश्ता हमारे पीएम गुजरे हैं, प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, हाकान अली अब्बासी पे भी करप्शन का एलिगेशन लगाया गया, नैब के सामने उनके केसेस पेंडिंग है, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, शहबाज शरीफ साहब पे करप्शन के एलिगेशंस हैं। इससे पहले जितने भी हमारे, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो सजाए मौत दे दी गई। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए, अगर 72-73 साल हम जो अपनी हिस्ट्री देखे पाकिस्तान की, उसमें 30 से 35 साल जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री थी, उन पे एलिगेशन लगाए गए, गद्दारी के मुकदमात चलाए गए, उनकी वफादारी पे क्वेश्चन राइज किए गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज पर लॉ, जो हमारा डिफाइंड स्टैच्यू है, जो हमारा लॉ है, लॉ के तहत हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उनको इजाजत नहीं है। और इजाजत क्यों नहीं है, इसकी रीजनिंग सिर्फ एक है, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1951 डिस्क्राइब करता है कि अगर आप दूसरे मुल्क की शोहरियत लेते हैं, सिटीजनशिप ऑप्ट करते हैं, एट द सेम टाइम आप अपने मुल्क से वफादारी के अहद नहीं हो सकते। जहां तक एक कॉमन सिटीजन की बात है कि वो ओवरसीज पर क्यों चले जाते हैं, वो दूसरे मुल्कों में क्यों चले जाते हैं, वो इसलिए चले जाते हैं कि हमारे मुल्क की हुकूमत जो है उनको यहाँ पे नौकरियां नहीं देती। हमारे टॉप क्लास के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वो गियार की दहलीज पे अपनी हिदमत इसलिए नीलाम करते हैं कि यहाँ वो जिल्लत और रसवाई की नजर होते हैं, उनको ठोकरें खानी पड़ती हैं दर बदर नौकरी के लिए। लिहाजा जब आप उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देंगे, चांसेस देंगे, मौके देंगे, वो कभी भी ओवरसीज नहीं जाएंगे, वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगे। लिहाजा एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है। एक दूसरी बात, आम तरीन बात जो बैरिस्टर अमजद साहब ने की कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस पे एक डिसीजन भी आ चुका है कि इस हवाले से मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, इलेक्शन कमीशन को तजावीज दी जाए। हमारे जो ओवरसीज भाई हैं
डेफिनेटली अगर ये बैरून मुल्क है तो क्यों है? ये हमारी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से है। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी रूज पे थी, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमने अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बैरून मुल्क का रुख करें। तो लिहाजा अभी राइट ऑफ वोट जो है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है, चूंकि पीटीआई की हुकूमत का ये मोटो था, उनका ये नारा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और मुहिब्बे वतन जज्बे रखते हैं, लिहाजा इनको राइट ऑफ वोट भी दिया जाए, इसलिए इनकी हुकूमत है, इनको इन चीजों पर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। जिस तरह ब्रिस्टर साहब ने बात की कि इनका काम ही लेजिस्लेशन करना है, जो जो इश्यूज हैं जहां पे लूप होल्स हैं इनको वहां पे लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। अच्छा मलिक साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। आपने वकास साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी सच्चाई बयान भी कर रहे हैं, लेकिन ये साथ बता भी रहे हैं कि कानून की लिमिटेशंस हैं। कानून है जिसने हद फासल रखा हुआ है, कानून अगर तब्दील हो जाता है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है, लेकिन उसी कानून के रहते हुए सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। करप्शन उसी तरह है, सिर्फ ये है कि कानून एक दरमियान में खड़ा है और कानून की इस तरफ खड़े जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं जिनके पास सिंगल जो है नेशनैलिटी है, और कानून की उस दीवार की दूसरी तरफ वही लोग हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। मसला सिर्फ यह है कि यहाँ करप्शन करने वालों धड़ाधड़ पकड़े जाते हैं और हुकूमतों से निकाले जाते हैं, वही हलफ उठाते हैं ये भी कि हम अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आप ये, मैं वही सवाल आपसे भी ये करना चाहता हूं कि ये कैसा कानून है जो तब्दील नहीं हो सकता मगर हमारे सियासतदानों को करप्शन करने की इजाजत देता है? ऐसे कानून को आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वी आर लिटिल बिट इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। असल मसला ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या मुल्क से बाहर हैं या आपके दोहरी शहरियत रखने वाले हैं, आप पहले तो ये फैसला कर लेना कि अगर आप दोहरी शहरियत के ऊपर वालों के ऊपर अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप कानूनी वादे क्यों करते? आप 19 मुल्कों के साथ वादा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी भी हैं, आप बहरीनी, बेल्जियम के या डेनमार्क के, या अभी पिछले साल मेरे ख्याल 2 वादे हुए हैं, तो आप साथ साथ वादे भी किए जा रहे हैं और आप पब्लिक के माइंड में एक कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत वाले लोग काबिल एतबार नहीं है। और आपके जसूस तो हर महकमे से पकड़े जा रहे हैं। नहीं, आपके जसूस तो हर महकमे से पकड़े जाते हैं ना। आपने पिछले साल इतने जसूस पकड़े हैं, लॉ एनफोर्समेंट के अदारों से पकड़े हैं, तो आपके अगर महकमे ठीक होंगे तो जैसा कि वकास साहब ने कहा है, आपके जो कैविएट है, आपकी जो रिजर्वेशन है, आप उनको सॉर्ट आउट कर ले। मसलन मनीर साहब ने जो बात की है वो साहिब है, पिछले 20 सालों में लोगों ने डिमांड्स की हैं, क्लेम्स किए हैं, उसके आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलपमेंट हुई है। आज आजाद कश्मीर की असेंबली में आपने टारगेट सीट दी है, आप मिनॉरिटी को सीट नहीं देते। आप पार्लियामान में मिनॉरिटीज के मेंबर बैठे हैं, उनके सामने डिबेट होती है, उनके सामने बिल आते हैं, कल को आप कहेंगे कि मिनॉरिटी वाला आदमी ये बिल नहीं देख सकता क्योंकि हम इसके ऊपर एतबार नहीं करते। इस तरह तो नहीं होता ना। आप अपने अदारों को बेहतर करें, स्पेशल असिस्टेंट लगाएं या एडवाइजर लगाएं या मेंबर पार्लियामान लगाएं, आप उसका एक तमीरी आप इसकी दायराना जायजा लेके आप कानून बनाएं, फिर उसके रूल बनाएं, फिर आप इसमें, मैंने तो पहले कहा, आपका कवर करें कि उसके मफादात का टकराव ना हो, उसका जाती बिजनेस उस चीज में ना हो, उसकी एफबीआर रिटर्न जमा हो, उसका एसेट डिक्लेरेशन हो, उसका ड्यूल नेशनलिटी डिक्लेयर हो। लेकिन आप सिर्फ आर्टिकल 63(1)(c) को बेस बना के आप 80 लाख लोगों को बिल्कुल ब्लैंक जो है बेदखल तो ना करें ना। आप एक यूनियन के प्रिंसिपल के ऊपर उनकी सीटें रखें, उनको हक़े नुमाइंदगी दें। ये कोई नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी हैं बाहर। अब 80 लाख वाली तो मेरे ख्याल 4-5 साल पुरानी बात हो गई है। आपने जो बात की है मलिक साहब, आपने जो बात की उस बात के अंदर एक बात है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे जिनके पास दोहरी शहरियत है, लेकिन आप मुल्क का सारा निजाम तो वही चला रहे हैं, अच्छी सीटों पे बैठे हैं। आपको याद होगा 1-2 साल पहले वो चीफ जस्टिस साहब ने ये 1000 के करीब जो अफसरान थे दोहरी शहरियत वाले, उनके बारे में कहा था कि इन्हें या तो ये ओहदे छोड़ दें या दोहरी शहरियत छोड़ दें। वो तो अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर बर्क गिरती है तो ओवरसीज पर गिरती है जो बाहर बैठे हैं। पिछले साल निजाम तो वही चला रहे हैं ना, दोहरी शहरियत वाले। पिछले साल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, एक बरतानवी पीएचडी यहाँ आके पढ़ाना चाह रहा था टीचिंग की जॉब, और उन्होंने
उन्होंने कहा जी आप नहीं कर सकते, दोहरी शहरियत है, तो उन्होंने फिर इसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में ये उन्होंने फैसला दिया हाई कोर्ट ने कि जो नाइकोब कार्ड होल्डर है जो दोहरी शहरियत रखता है उसके उतने ही हकूक है जितने पाकिस्तानी शहरी के हैं। और आप ये समझें कि जो 19 मुल्कों के साथ आपने मुआदा किया है वो ये सोच समझ के मुआदा किया है कि ये हमारा पाकिस्तानी शहरी है, ये एडिशनल अगर शहरियत रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पिछले तमाम हक जो हैं वो सलब हो जाएंगे। मलिक साहब लेकिन ये कार्ड जारी करने में भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रॉब्लम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर पड़ता है। जब आप मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं या वजीर लगते हैं या स्पेशल असिस्टेंट लगते हैं या एडवाइजर का ओहदा लेते हैं, उसमें कानून साजी की जरूरत है। एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए और आप ये तय करें पैरामीटर कि आप, हमारी इलेक्शन कमीशन से भी गुफ्तगू है, मनीर खान साहब ने भी ओपीएफ के प्लेटफॉर्म से इसको उठाया है, मैं चेयरमैन रहा हूं ओपीएफ का, तो हमने भी इसको लिख के इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि आप इन लाखों लोगों की नुमाइंदगी भी इंश्योर करें, वोट का राइट अपनी जगह, सीटें भी मुख्तस करें। और ये पार्लियामान कानून साजी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन साथ आप इसकी रिजर्वेशन जो है वो भी एड्रेस करें। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि जब आपका ओथ लेना है तो आप अंडरटेकिंग लें। कैसे आप मुल्क से बंदा भाग जाता है, आप उनकी कोई गारंटी लें, कोई बॉन्ड भरें, कोई आप उनका कोई पासपोर्ट दूसरा जो है उसकी जब्ती का कोई बनाएं कि जितनी देर तक आप इस स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे 5 साल के लिए आपका बरतानवी पासपोर्ट हमारे पास प्लेज रहेगा, आप सफर नहीं कर सकेंगे बगैर इजाजत, आप ये बॉन्ड भरेंगे, आप इसकी जमानत होगी। आप 1500 तरीके अपनाते हैं। जब आपको ये, अगर आपको यही लगता है कि जी मुल्क से लूट के लोग भाग जाएंगे तो इस तरह तो पाकिस्तान में फिर सारे लोग ही भाग जाते हैं, वो सारे वजीर तो नहीं होते। तो आप उनको लाने का मैकेनिज्म तेज करें, लोगों के साथ अपना मुल्क का चीजें जो है उसका लोगों के ऊपर ना डालें। आप भी आज अगर आपका कोई बंदा जो इस वक्त वजीर भी नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में उसको वापस नहीं ला सकते तो वो दोहरी शहरियत वालों का तो नहीं उसके साथ तल्लुक। इसका मतलब है आपकी नैब की जो कल उन्होंने हर्जा सराई की है, इसका मतलब आपका अदारे जो हैं वो सियासी जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाते तो लोग नहीं देते, बरतानिया हवाले नहीं करता आपके वो उस शहरी को, क्योंकि आप उसके साथ जुल्म सितम करेंगे। तो इसका दोहरी शहरियत वाले के साथ क्या तल्लुक? तो अगर आपके अदारे, आपकी अदालतें उनके ऊपर कोई दशनाम तराजी या उनके ऊपर कोई चार्जशीट कर रही हैं उनको, नैब को या किसी को, तो उसका दोहरी शहरियत से कोई तल्लुक नहीं है। इसका मतलब है शफाफियत लाने की जरूरत है। दोहरी शहरियत वाला आदमी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर कानून साजी की जरूरत है कि उसकी कदगन क्या होगी, उसके ऊपर क्या माइंड अप्लाई होगा। आप देखें ना, कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पे 22 ग्रेड का आदमी बैठा है, वो उससे समरी बन के जाती है उसकी, तो वो चेक करवाए ना सारा, उसके पास सारा इख्तियार है कि वो चेक करवाए एजेंसियों से कि ये बंदा बनने ला जा रहा है, ये आज ओथ लेगा, ये स्पेशल असिस्टेंट बनेगा। वो पहले चेक करे, वो उसकी नेशनलिटी चेक करे, एसेट चेक करे, एफबीआर चेक करे, वो उसका ओथ लेने से पहले सारी कार्रवाई मुकम्मल करे। उसके नीचे सारी एजेंसियां होती हैं। तो ये आप इलेक्शन कमीशन से मिलकर पैरामीटर्स तय करें, लेकिन पाबंदी इतनी ना लगाएं कि लोग अपने मुल्क में आके उस बार को फेस करें। आप बार नहीं कर सकते। अगर बाकी आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल 25 भी तो है कि आपको वो फोर्स करता है कि आप दूसरे शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें, इक्वल ट्रीट करें। जो वकास साहब ने कहा, मैं इससे अग्री करता हूं। आप बंदा लगाने से पहले उसकी चेकिंग करें, चेकिंग करने के बाद पीरियोडिकली उसका सारा चेक करें। अब ये तरीका नहीं है कि बंदा आपने वो एडवाइजर रखा है चीनी के ऊपर, वो चीनी खुद स्मगल कर रहा है या खुद ही अपनी चीनी जो है वो बना रहा है, क्रश भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उससे दोहरी शहरियत वाले का क्या लेना देना या बाहर वाले बंदे का क्या लेना। तो आपका निजाम कमजोर है, उसको मजबूत करें। हमारी इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों से भी बात हुई वो इस बात से एग्री करते हैं कि दोहरी शहरियत या ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जो रोल, ग्लोबल विलेज में जो रोल प्ले करना है वो करने देना चाहिए, लेकिन अदारा जाती उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो बेहतर होना चाहिए। अंडरटेकिंग ले, बॉन्ड भरे, ओथ बना लें, बिल्कुल ठीक दोहरी शहरियत है उसके ऊपर वो दे दे कि जी मैं उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करूंगा। जमानत ले लें ताकि वो बंदा भागे तो आप उसका प्लेज करें, उसका कोई ना कोई आपके पास गारंटी हो। अच्छा मलिक साहब, 1 मिनट के लिए इजाजत दीजिए, मैंने मियां साहब से एक सवाल करना है कि मियां साहब आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, अब्रेज साहब ने भी उसके पॉइंट कुछ उठाए हैं, और बड़ी दिलचस्प बात जो जिससे सवाल पैदा होता है वो ये है कि आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उसमें तो दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है,
اس کے اندر جو ہے اوورسیز پاکستانی موجود نہیں ہوتے, چیئرمین اس کا اوورسیز کا نہیں رکھا جاتا, جو ان کے جو بنیادی مسائل کو حل کر سکیں, جو اوورسیز کے لیے بنائے گئے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کے اندر بھی اوورسیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے, بیوروکریسی اس کے اندر موجود ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا تضاد والی بات ہے ساری کی ساری. جی چودھری صاحب, پہلے تو میں تھوڑی سی بات کروں گا. وقاص صاحب کو اصل میں سن نہیں سکا, تو ملک صاحب کو میں نے پورا سنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوری شریعت, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن ممالک سے معاہدے ہیں ان کے لیے تو ساری چیزیں ہونی چاہیے, قانون سازی فوری ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ ایسے ممالک کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے کہ جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں. اگر کوئی شخص جب اس کو پوزیشن دینے سے پہلے اس کو چیک کیا جانا چاہیے, اس سے انڈرٹیکنگ لینی چاہیے, اور اگر کسی کی ایسے ملک کی نیشنلٹی نکل آئے تو اس کو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے. لیکن جب پورے پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے سپریم ادارہ ہے, اس کو چاہیے کہ مشترکہ طور پر پورے پارلیمنٹیرین ایک قرارداد لائیں اور اس پہ قانون سازی کریں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, کہ ان کے رائٹس جو ہے طے کر دیے جائے. جب ہر کام میں تو اوورسیز پاکستانی سب سے آگے ان کو لیا جاتا ہے, ان کی بات کی جاتی ہے. یہ 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے پاکستانی, 1 کروڑ تو اوورسیز کے پاکستانی باہر ہیں, ان کی فیملیز ہے ساتھ. یہ کوئی 4-5 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ اوورسیز سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ان کی فیملیز کو اگر آپ ملائیں وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اب پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جو عمران خان صاحب جنہوں نے جو وعدے کیے, جس طرح وہ باتیں کرتے رہے, آج جہاں زلفی بخاری کی بات آئے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہاں پر نیب کی بھی بات, ان کو ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے چاہے بٹھا کے لے جانا پڑے وہ ساتھ ہوتے ہیں. تو جہاں پر ان کا اپنا کچھ مفاد نہیں ہے تو وہاں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے رائٹس طے کریں. اور او پی ایف کی میں بات کروں گا, ملک صاحب نے ماشاءاللہ اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا ہے, بلکہ نہ صرف او پی ایف کے اندر, اوورسیز پورے میں بھی انہوں نے مختلف جو ہے ایڈوائزری بورڈ بنائے جنہوں نے سفارت خانے کے ساتھ مل کر کام کیا, اور بلا تفریق کے کون کس پارٹی سے ہے, ایز اے اوورسیز پاکستانیوں کی حیثیت سے لوگوں کو نمائندگی دی گئی. لیکن جب ایک یہ ان کے میں کام کی بات کر رہا ہوں, ان کی ماشاءاللہ انہوں نے جتنے ایکٹیو انسان ہیں, لیکن او پی ایف کا جو بورڈ ہے شروع سے لے کر اس میں ہمیشہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سب گریڈ 22 کے لوگ تھے, مختلف سیکٹریز تھے. لیکن مسلم لیگ کی جب گورنمنٹ آئی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کسی بیوروکریٹ نے کس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو گریڈ 22 سے نیچے لایا جائے. اصل میں بورڈ کی میں سیکٹریز ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں جو اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ایشو ہوں ان کو فوری طور پر ختم کروا سکے, ان کو امپلیمنٹ کروا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی ویلیوز کم کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس بورڈ کو ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح وہ پہلے تھا, اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کی پوری نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ اور یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ میں نمائندگی ایسا ملنی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو. جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے, آپ دیکھیں کہ اوورسیز کی بات کرتی ہے ہر حکومت, چاہے وہ قرض سوارو ملک بچاؤ ہوتا ہے یا کوئی بھی. لیکن میاں صاحب وفاداری پر شک ہے, مسئلہ تو یہ ہے نا وفاداری پر شک ہے. وفاداری تو پھر معاہدے نہ کریں نا, پاکستان پھر معاہدے نہ کریں. پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو جن پہ روزانہ کرپشن میں جو پکڑے جا رہے ہیں, لیکن وفاداری صرف سیاستدانوں پہ ہی نہیں شک ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آرمی کے اندر بھی جاسوس پکڑے گئے, ان کو سزائیں دی گئی. اسی طرح سپریم کورٹ پہ بے شمار ججز جنہوں نے مختلف پارٹی اور لیڈرشپ کے خلاف فیصلے دیے, وہ آپ کیسٹ سکینڈل دیکھیں, جسٹس کیوم ملک اور راشد عزیز جو چیف جسٹس تھے. اور اس طرح کے لوگوں کا بھی تو محاسبہ ہونا چاہیے, اور نیب صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے. کوئی بیوروکریٹ ہے یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہے یا کوئی فوجی ہے, سب پر اس کا ایک طرح جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تب ٹھیک ہے, پاکستان ٹھیک ہے, بہتر ہوں گے. اور کسی کو بھی
अगर कोई जासूस है, कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और करप्शन पे भी मैं समझता हूँ किसी को माफी नहीं होनी चाहिए। जी मलक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि खास तौर पर आई वोट सिस्टम भी शुरू किया गया है। नहीं, आपने जो बात की है कि अगर उनकी वफादारी पे शक है तो दो तरीके ना, आप फिर 19 मुल्कों से वादा क्यों कर रहे हैं कि आप दोहरी शहरियत ले? आप तो प्रमोट कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत रखें। आप हमें छोटा सा लिख के दें कि भाईजान आप पाकिस्तानी रहें और दोहरी शहरियत अख्तियार ना करें, हम नहीं लेंगे। आप पहले वादा करते हैं, लोगों को तरगीब देते हैं, लोग दोहरी शहरियत, दोहरा पासपोर्ट रखें, फिर आप कहते हैं दोहरी शहरियत रखने की वजह से आप जो है वो काबिल एतबार नहीं है, आपकी वफादारी पे शक है। ये दो चीजें नहीं चलती। आप लेकिन मलिक साहब, क्या ये कंडीशनल नहीं है? ये दोहरी शहरियत वाला जो है मुआहिदे 19 मुल्कों के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो भी तो कंडीशनल है ना, कुछ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ तरह का। नहीं, ये कंडीशनल नहीं होता। आप अगर ये कंडीशनैलिटी लगाएंगे तो आज आपको बरतानिया की पार्लियामेंट में लॉर्ड नजीर, ये अपना यास्मीन कुरैशी, सज्जाद करीम, अफजल खान, ये सईदा वारसी, ये तो लोग फिर काउंसलर भी नहीं बन सकेंगे। आप जो प्रिंसिपल प्रमोट कर रहे हैं, आप तो बाहर अपनी जो तमाम जो पब्लिक है उसके ऊपर आप पहले ही खुद वफादारी का खुद इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये वफादार लोग नहीं है। और ये पीछे अगर वफादार नहीं है, जिनकी तरफ से वो आए हैं, जो भेजे हैं जिन्होंने, तो यहाँ रहते हैं, वहां कैसे वफादार हो जाएंगे? जो जहां पैदा हुए हैं वहां के वफादार नहीं है 25-25 साल रह के, तो जहां पे आगे 10-10, 20-20 साल से रह रहे हैं वहां कैसे वफादार हो जाएंगे? ये तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये फर्दर पूरी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसके खिलाफ चार्जशीट होगी। मैं समझता हूँ कि वकास साहब ने जो मशवरा आपको दिया है, आप पार्लियामान में बिल लाएं, आप ये वफादारी का भी तय कर लें, आप सिक्योरिटी क्लियरेंस से इसको लिंक कर लें, आप इलेक्शन कमीशन में दोबारा ओथ ले लें, आप उसका कोई बॉन्ड भर लें, लेकिन आप राजा जवेद इकबाल को आपने अब कश्मीर की असेंबली में ओवरसीज के नुमाइंदे के तौर पे सीट दी है डेजिग्नेटेड। अब आप कब तक वफादारी के ऊपर शक करते रहेंगे? अब वो बंदा ओवरसीज को नुमाइंदा कर रहा है कश्मीर की असेंबली में, मिनिस्टर है, तो इस तरह ही आपके मिनिस्टर काम करेंगे आपकी जो पार्लियामेंट। आप उनका चेक, अगर चेक में फेलियर है तो आपका अदारा कमजोर है। आप उनके फोन चेक करते हैं, बैंक अकाउंट चेक करते हैं, उनकी दस्तावेजात चेक करते हैं, एसेट चेक करते हैं। बंदा 5 मरले की जमीन नहीं रजिस्ट्री करवा सकता जब तक अदारों की क्लियरेंस ना हो, पता ना हो। ये कैसे हो? मुश्किल है, सबकी क्लियरेंस मेरे ख्याल होती है। आप सिक्योरिटी क्लियरेंस, एफबीआर, एसेट्स, नेशनैलिटी, उसके ऊपर प्रॉपर जामे कानून साजी करें, रूल्स बनाएं कि ये बंदा एसएपीएम बनने वक्त इलेक्शन कमीशन में ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, ये ओथ लेगा, ये अंडरटेकिंग देगा, ये बॉन्ड भरेगा, ये गारंटी करेगा, यानी हेड ऑफ पार्टी गारंटी देगा हम इसको लगा रहे हैं। कोई ना कोई तो होगा ना। यहाँ जो लोग मौजूद हैं ईवानों में, वो कौन से अपनी पूरी लिस्टें जमा करवाते हैं और बाद में साल 1.5 साल बाद उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट। जहांगीर तरीन का आपके पास मुकदमा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट नेशनल फिनोमेना है। आपका वजीर वैसे ही काम में उस बिजनेस में काम नहीं करता होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। नंबर 1। नंबर 2, मफादात का टकराव के ऊपर इमरान खान साहब ने इतना कहा, मफादात के टकराव के ऊपर बिल वो लेके नहीं आए। अब दोहरी शहरियत वालों को डैम बनाने पे ही रखा हुआ है आपने। आपको कानून साजी करें, आप उनको किसी बन्ने लगाएं, बताएं कि जी आप रखें या ना रखें, आप हुक्म करें मैं कल छोड़ दूंगा। आप रियासत के वाइज फैसला करें, आप फैसला करें कि अमजद मलिक साहब आप अपनी दोहरी शहरियत सब लोग छोड़ दें, हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहने के लिए ये दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, मैं छोड़ दूंगा, अगले दिन छोड़ दूंगा। आप फैसला तो करें। आप एक तरफ वादे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ किए जा रहे हैं कि जी दोहरी शहरियत रखने वाले लोग खुदा ना, और फिर आपने सेक्रेटरी बिठाया हुआ है। ओपीएफ का अदारा आपने हमारे लिए बनाया है, उसका चेयरमैन आपने सेक्रेटरी लगाया हुआ है। आप में अहलियत ही नहीं है। जब आप अहलियत नहीं है तो दोहरी शहरियत वालों को तो ना इल्जाम ठहराए। आपको एक बंदा नहीं मिला जो ओपीएफ का चेयरमैन, और आपने यूरोप से नुमाइंदगी खत्म कर दी, दुबई से नुमाइंदगी खत्म कर दी, अमेरिका से नुमाइंदगी खत्म कर दी, पूरे यूरोप के 26 मुल्कों से नुमाइंदगी खत्म कर दी। तो ये तो आपने हमारे लिए अदारा बनाया है, आपने अदारा हमारे लिए बनाया है, आपने देश सेक्रेटरी को दिया है। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप पैसे हमारे नाम पे लें, हमसे लें, हमारे नाम पे वो अदारा बनाए, बाद में आप कहें ये सरकारी मुलाजिम चलाएगा इसको। इस तरह नहीं चलता, ये दो रुखा काम नहीं चलेगा। आप हुक्म करें दोहरी शहरियत छोड़ देंगे, आप हुक्म करें, आप ये कैंसिल करें मुआदे, पार्लियामान में जाएं, 19 के 19 दो मुआदे खत्म करें और कहें कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी रहेगा, पाकिस्तानी
اور دوہری شہریت اختیار کرے گا تو وہ پاکستان کی شہریت اس کی منسوخ ہو جائے گی. ہم اگلے دن فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے. جو پھر رہے گا وہ بین الاقوامی شہری بن جائے گا, وہ آپ کا شہری نہیں رہے گا. لیکن کم از کم ایک رخا کام کرے, دو رخا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وقاص ابریز صاحب, آپ سے آخری سوال. آپ نے ملک صاحب کے جذبات بھی سنے, ان کے تاثرات انہوں نے بھرپور طریقے سے تجزیہ کیا. مسئلہ وہی ہے کہ دوہری شہریت والے کو اس لیے ہم جو سیاست میں لینے سے انکار کرتے ہیں کہ اس کی وفاداری جو اس نے کا جو حلف اٹھایا وہ اس پر شک کیا جاتا ہے, وہ کس کے ساتھ مخلص ہے. اس کا ذکر آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کیا. آپ مجھے بتائیں اس کا بہتر حل کیا ہے, کس کو وفادار سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ کہ وفادار جس طرح کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ وفادار دیکھیں جی, جو محب وطن ہے, جو پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے, وہ پاکستان کا وفادار ہے. جو اس ملک کا پیسہ نہیں لوٹتا, جو اس ملک کی غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی کو دن دگنا رات چگنا نہیں لوٹتا, وہ اس ملک کے ساتھ وفادار ہے. تو پھر جہاں تک وفاداری کی بات, اوورسیز وفادار سب سے بہتر جو پاکستان پہ پیسہ بھیجتے ہیں, اوورسیز یہاں ان دیٹ سینس ان کے ساتھ وفاداری ایسوسیٹ کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جی اوورسیز جو پاکستانی ہیں, اگر تو خان صاحب نے جس طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی, جو نعرے لگائے, جو ہاتھ دکھائے کہ اوورسیز یہاں پہ آئیں گے, ہم ان کو جاب دیں گے, وہ بزنسز کریں گے, ہماری تو جی ڈی پی جو ہے وہ اس وقت شرمناک حد تک منفی میں چلی گئی ہے. آپ یہاں پہ اوورسیز کو لا کے کیا کریں گے؟ آپ کے پاس یہاں پہ جو نظام تعلیم 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر تھا, وہ 3.5 کروڑ پہ چلی گئی ہے. آپ کے ہاسپٹل جو ہیں اس وقت بیٹھ چکے ہیں, روڈ ٹوٹ چکے ہیں. آپ اوورسیز کو پاکستان کون سی ٹیمپٹیشن لے کے یا اٹریکشن لے کے وہ پاکستان آئے, اور جو پاکستان سے میں وہ اپنے فنڈز بھیجتے ہیں یا کچھ انویسٹمنٹس بھیجتے ہیں یا اسپانسر کرتے ہیں ہاسپٹلس کے لیے وہ کچھ فنڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا مفاد بھی ڈسپرج ہوگا, ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ بھی متاثر ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ صرف پولیٹیشنز کی حد تک آئین کے اندر یہ جو دوہری شہریت کی بات کی گئی, میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا, یہ تلوار جو ہے ہمارے ایڈوائزرز پہ بھی لٹکنی چاہیے, ہمارے اہم عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگوں پہ بھی لٹکنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک مذہبی اسکالر تھے, ریلیجیس, جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کینیڈا کی شہریت ہے, تو آپ کیسے کینیڈا کی شہریت رکھ سکتے ہیں, آپ کیسے اس ملک کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آرگومنٹ کیا تھا کہ اگر دوہری شہریت رکھنے والا اس ملک کے ساتھ وفاداری کا اہل نہیں ہے تو پی سی یو کے تحت حلف اٹھانے والے ججز جو ہیں ان کی وفاداری کو ہم کس کرائیٹیریا پہ جو ماپیں یا اس کو میئر کریں. لہٰذا ہمارے ملک میں اہم ترین سرکاری عہدے رکھنے والے لوگوں کی وفاداری کو اگر آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے کہ ہماری پولیٹیشن پہ چیک رکھنا چاہیے, تو ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ہاں صاحب نے جو او پی ایف کا انسٹیٹیوشن بنایا, جو اوورسیز سیل تھا, میں بلکہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ہفتہ وار پروگرامز کرتا رہا, ان کی پرابلم سنتا رہا. یقین کریں کہ ان افیکٹو ہو چکا ہے وہ سیل. آپ اوورسیز پاکستان کو پاکستان میں کوئی اٹریکشن نہیں دے سکتے, ان کی پراپرٹیز کو سیکیور نہیں کر سکے, ان کی پرابلمز کو آپ کم کرنے کی بجائے بڑھا ہی رہے ہیں. اس سمت میں اگر دیکھا جائے 19 ملکوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم آپ اوورسیز کو اگر یہاں پہ برا بلا کہیں یا اوورسیز پاکستان پہ مزید پابندیاں قدغن لگائیں تو یہ زیادتی ہے. لہٰذا آپ کو میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے. جب آپ اپنا کام نہیں کرتے تو 184(3) ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ہماری جوڈیشری انٹروین کرتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں, انڈیپینڈنس ہماری کہاں پہ گئی, جوڈیشری جو ہے انٹروین کرتی ہے. لہٰذا جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ جو اسٹیٹ کے دوسرے پلرز ہیں وہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے یا اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے وہ فیصلے کریں گے. لہٰذا پارلیمنٹ اس قوم کا وہ مقدس ایوان ہے جو خان صاحب کہتے تھے کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو اس قوم کی تقدیر کے فیصلے پارلیمنٹ پہ کیے جائیں گے. اور آفرین صدافرین کہ جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں پارلیمنٹ کے لوگ ان کا چہرہ ہی دیکھنے کے لیے ترستے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کرنے کے بعد یہ نظر نہیں آتے. بہت شکریہ ابریز صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی اہم بات کر دی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کے لیے بھی پارلیمنٹ کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. قانون کی بات ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر لی جائے تو بہتر ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا اور مضبوط پلر ہیں. ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے, انہیں سیاسی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.